हम्म। तो ध्यान दीजिएगा, लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक देख लिया था? तो लास्ट क्लास में हमने इकाइनोडर्मिटा तक देख लिया था। इसका मतलब जो हम जंतु जगत का वर्गीकरण पढ़ रहे थे, तो उसी जंतु जगत के वर्गीकरण में हमने कहाँ तक देख लिया था कि ऐसे, ठीक है, ऐसे मतलब जो है जंतु जिनमें मेरुरज्जु मतलब नहीं होती है, उनको हमने सबको यहाँ पर देख लिया था, टोटल 8 टाइप के। अब आज हम देखेंगे ऐसे, ठीक है, आज हम ऐसे देखेंगे जिनमें आपकी मेरुरज्जु क्या है बताइए, होती है, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड होती है जिनमें। तो मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट क्लास में कि ऐसे कितने होते हैं, टोटल 5 होते हैं। कितने होते हैं? टोटल 5 होते हैं। तो जिसमें से जो हमारा सबसे पहला है वो क्या है बताइए, मत्स्य वर्ग है। कौन सा है हमारा सबसे पहला? मत्स्य वर्ग है, ठीक है। मत्स्य वर्ग यानी कि इसमें मछली, ठीक है, मछली की जितनी भी प्रजातियां आएंगी या मछली से संबंधित जितने भी जीव होते हैं, तो ये सब आते हैं। आया समझ में? ठीक है। तो जैसे इसमें मतलब जो है ये सबसे बड़ा वर्ग है, ठीक है, यानी कि मेरुरज्जु जिसमें होते हैं, जैसे आप देखेंगे मेरुरज्जु जिसमें नहीं होते हैं उसमें अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा सबसे बड़ा वर्ग कौन होता है, तो आर्थ्रोपोडा होता है, ठीक है। लेकिन जिसमें मेरुरज्जु होता है उसमें सबसे बड़ा वर्ग कौन है, तो मत्स्य वर्ग है, ठीक है। तो आपसे जो पूछता है, ठीक है, सबसे बड़ा वर्ग, ठीक है, क्लियर है ना? ध्यान दीजिएगा, कल से आप लोगों की स्पोर्ट्स की क्लास भी चालू हो गई, हालांकि लेना आज से था, लेकिन वो थोड़ा सा शेड्यूल टाइट होने के कारण थोड़ा आप लोगों का कुछ पीडीएफ वगैरह नहीं बन पाया है। इस कारण से स्पोर्ट्स की क्लास आपकी कल से शुरू होगी और बहुत जबरदस्त तरीके से होगी, कि मतलब ओलंपिक के इतिहास से लेकर के आपको आज तक की सारी चीजें, मतलब स्पोर्ट्स ऐसा पढ़ाया जाएगा जिसमें 100% गारंटी ली जाएगी कि उस पर्टिकुलर पढ़ाए गए पोर्शन के बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। जैसा कि पिछले बार भी बच्चों ने पढ़ा था तो पढ़ाए हुए सारे प्रश्न फंसे थे, ठीक है। तो ठीक उसी तरह है ना। और इसी के साथ अब धीरे धीरे सब्जेक्टों का भी दायरा बढ़ता जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे एक दिन में एक आयोग कराते जाएंगे, साथ में आपका स्पोर्ट्स चलता जाएगा, ठीक है, और इसी के साथ आपका आईटी का एक चैप्टर कंप्यूटर का पूरा, है ना। यानी हम वो सारे पोर्शन को ज्यादा टारगेट कर रहे हैं जहां बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत जाती है, ठीक है। चलिए, तो सबसे बड़ा वर्ग हो गया ये, ठीक है। अब अब बात आती है कि सब इसमें कितनी प्रजातियां होती हैं, तो लगभग 20,000 प्रजातियां, लगभग। देखिए, सही समय पर रिक्वेस्ट भेज दीजिए, अब लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है, ठीक है, तो थोड़ा डिस्टरबेंस होता है ना। लगभग कितनी है इसमें? 20 के, यानी कि 20,000 प्रजातियां। कितनी है? 20,000 प्रजातियां, ठीक है ना। और इसी, है ना, इसमें क्या आते हैं आपकी जितने भी प्रकार की, ये सभी मछली हो गई, है ना, ये सब हो गया, ठीक है। मछली के साथ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका सी हॉर्स भी आता है। क्या होता है आपका यहाँ पे? सी हॉर्स भी यहाँ पे क्या है बताइए, आता है, ठीक है, क्लियर है ना। और इसी के साथ हम देखें इसके और एग्जाम्पल अगर हम देखें, तो एक होती है तारपीडो मछली। कौन सी मछली? तारपीडो मछली, ठीक है। ये तारपीडो मछली जो होती है ना, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरफ है, पढ़ाने के बाद लास्ट में मैं ग्रुप में भेज दूंगा इसकी फोटो। ऐसा रहता है ये तारपीडो मछली का। इसको छूने से ये क्या है बताइए, करंट मारती है, ठीक है। इसको छूने से ये क्या होती है बताइए, करंट मारती है। इसलिए इसलिए इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सी भी कहते हैं, या करंट मछली भी कहते हैं। क्या कहते हैं बताइए? करंट मछली भी कहते हैं, या इलेक्ट्रिक, है ना, इलेक्ट्रिक फिश भी कहते हैं, है ना। ये एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है। इसी के साथ आपके जितनी भी, जैसे क्या हो गई आपकी ब्लू व्हेल हो गई, ठीक है, ब्लू व्हेल, है ना। ब्लू व्हेल के साथ साथ अगर हम बात करें तो क्या हो गई आपकी? शार्क हो गई, ठीक है। क्या हो गई? शार्क हो गई, ब्लू व्हेल हो गई, ठीक है, शार्क हो गई, है ना। तो ये सारे मतलब जो है तो आपके क्या हो गए बताइए, इसके एग्जाम्पल हो गए, ठीक है, क्लियर है ना। अब बात आती है यहाँ पे, इनका जो हृदय होता है, ठीक है, हृदय अब इनका यहाँ पे डेवलप होने लगता है, तो प्रश्न भी पूछता है कि मछली के हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं, ठीक है। तो मछली के हृदय में यानी मत्स्य वर्ग में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? 2 कोष्ठ, या इंग्लिश में इसे हम क्या कहते हैं? चैम्बर कहते हैं। इंग्लिश में इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? चैम्बर कहते हैं, ठीक है, क्लियर है ना। तो आप देख रहे हैं ये, ठीक है। तो इसमें 2 कोष्ठ होते हैं, ठीक है, एक आलिंद और एक निलय, है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, आपका एक आलिंद होता है और एक निलय, ठीक है ना। अब देखिए,
अब एक मछली जो होती है अपवाद, हमेशा एग्जाम में क्या पूछा जाता है आपसे, अपवाद पूछा जाता है। और ये पूछा गया प्रश्न है, जैसे कई लोग हमसे बोल रहे थे कि सर इस पोर्शन से प्रश्न कहाँ पे आते हैं, तो निश्चित ही रूप से इस पोर्शन से प्रश्न आते हैं। आप पिछले साल के लास्ट 10 ईयर के पीसीएस के मतलब क्वेश्चनों को सॉल्व करिएगा तो आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर इसके हम अपवाद की बात करें, ठीक है, तो इसके अपवाद में जो है तो वो है डॉल्फिन। डॉल्फिन का हृदय किसका बताइए, डॉल्फिन का हृदय। क्योंकि जो डॉल्फिन का हृदय होता है ना, वो एकदम मनुष्य के जैसा होता है। कैसा होता है, मनुष्य जैसा होता है। यानी कि इसमें कितने होते हैं, 4 कोष्ठ होते हैं, यानी कि 4 चैम्बर होते हैं। 4 कोष्ठ होते हैं यानी कि 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। आपके 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं, ठीक है। अब ये कैसे करते हैं, ये श्वसन कैसे करते हैं, ठीक है। अपवाद आपने देख लिया, ठीक है। मनुष्य के जैसा, जैसे मनुष्य के हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय। जब आपको हार्ट वाला चैप्टर पढ़ाएंगे तो यहाँ पे बहुत डिटेल में आपको क्लियर होगा हार्ट, बल्कि एकदम आपको महसूस होगा, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो ये श्वसन क्रिया कैसे करते हैं, तो सबसे पहले ये श्वसन में क्या करते हैं, जल में घुली हुई O2 का प्रयोग करते हैं। जल में घुली O2 का ये क्या करते हैं बताइए, प्रयोग करते हैं। और श्वसन किसके माध्यम से करते हैं, तो ये श्वसन किसके माध्यम से करते हैं, गिल्स के माध्यम से करते हैं। किसके माध्यम से करते हैं श्वसन, ये गिल्स के माध्यम से करते हैं, ठीक है। गिल्स के माध्यम से ये लोग क्या करते हैं बताइए, श्वसन करते हैं, ठीक है। अब इसी के साथ ये कैसे होते हैं, ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। इनका जो खून रहता है ना, ठंडा रहता है। इन्हें हम क्या कहते हैं, कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड को हिंदी में क्या कहा जाता है, असमतापी होते हैं। कैसे होते हैं, असमतापी होते हैं। जैसे अगर मैं मनुष्य की बात करूं, ठीक है, तो मनुष्य का मतलब ब्लड कैसा है बताइए, हॉट ब्लड है। आपके ब्लड में हॉट ब्लड है और ये विशेषता होती है कि वो टेम्परेचर को कंट्रोल कर लेता है, ठीक है। लेकिन है ना, जब हमारे शरीर, जैसे अभी देखिए ठंडी है, तो भी टेम्परेचर को ब्लड क्या किया है बताइए, कंट्रोल है। एक सीमा तक वो क्या कर लेता है बताइए, बिल्कुल सह लेता है ना। हाँ, अगर आप बहुत ज्यादा ठंड में जाओगे, -डिग्री में एकदम चले जाओगे, तब तो मतलब जम जाएगा। लेकिन अभी की एक आदर्श स्थिति में बात करें तो हम लोग हॉट ब्लडेड हैं, हॉट ब्लडेड हैं। तो हमारे शरीर में क्या होता है कि टेम्परेचर को कम और ज्यादा करने का फंक्शन मौजूद होता है, मौजूद होता है। जबकि इनके इसमें नहीं होता है। ये क्या होते हैं, आपके कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ठीक है। अब इसमें से जो आपका सी हॉर्स है, सी हॉर्स के बारे में थोड़ा सा जानकारी जान लीजिए। आपसे एग्जाम में पूछता है सी हॉर्स के बारे में, ठीक है। तो थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। सी हॉर्स, सी हॉर्स, ठीक है। तो जो सी हॉर्स होते हैं, तो यहाँ पे विशेषता ये है कि ये जो इसमें ये जो मेल वाला रहता है, यानी कि जो नर रहता है, जो मेल होता है, उसमें भ्रूण कोष्ठ रहता है। उसमें क्या रहता है बताइए, आपका भ्रूण कोष्ठ रहता है। जो मेल वाला रहता है, जो नर रहता है, उसमें क्या होता है बताइए, भ्रूण कोष्ठ रहता है। और वो अपने इस भ्रूण कोष्ठ में अंडे को, अपने इस भ्रूण कोष्ठ में वो अंडे को तब तक रखा रहता है, तब तक रखा रहता है जब तक कि बच्चा नहीं हो जाता। यानी कि ये अंडे को क्या करता है, रखा रहता है अपने भ्रूण कोष्ठ में। और ये नर वाला है, ठीक है, सामान्यतः मादाएं रखती हैं। और ये तब तक रखता है जब तक कि बच्चे नहीं हो जाते हैं। जब तक बच्चे नहीं हो जाते हैं, तब तक ये क्या करता है बताइए, उसको रखे रहता है। क्या करता है बताइए, रखे रहता है। ठीक है, क्लियर है। बीच में कभी वीडियो वगैरह अगर ब्लर होगा तो आप जरूर बताएंगे, ठीक है ना। तो ये मत्स्य वर्ग में आता है। पूछता है कि सी हॉर्स, पूछा गया प्रश्न है कि सी हॉर्स किस में आता है, तो किस में आता है बताइए, ये मत्स्य वर्ग में आता है, ठीक है। इसी के साथ जो मतलब जो डॉल्फिन है, तो डॉल्फिन थोड़ी सी समरूपता मनुष्य से खाती है। क्यों क्यों खाती है, क्योंकि उसके हृदय में भी 4 चैम्बर होते हैं। और इसी के साथ जो डॉल्फिन होती है ना, तो उसका मस्तिष्क जो है सबसे विकसित रहता है, मनुष्य के जैसा विकसित रहता है। इसीलिए आपने देखा है ना कि मतलब बहुत सारी चीजों को ये समझ लेती है। इससे विदेशों में आप जाएंगे जब घूमने, तो कई सारे करतब दिखाए जाते हैं डॉल्फिन सारी चीजों को समझ के। आखिर कैसे दिखा रही है, क्योंकि सबसे विकसित मस्तिष्क इसका है ना। मनुष्य के जैसा मस्तिष्क, लगभग मतलब मनुष्य के जैसा क्या है बताइए, विकसित है। तो इसीलिए प्रश्न पूछता है कि मनुष्य के बाद सबसे विकसित, क्वेश्चन पूछता है कि मनुष्य के बाद सबसे विकसित मस्तिष्क किसका है। मनुष्य के बाद सबसे विकसित विकसित मस्तिष्क किसका है, तो वो किसका है बच्चों, उत्तर है डॉल्फिन का है।
किसका है? डॉल्फिन का है। मनुष्य के बाद सबसे विकसित मस्तिष्क किसका होता है बताइए? डॉल्फिन का होता है। तो ये पहले मत्स्य वर्ग को हमने देख लिया, जिसमें विशेष रूप से हमने तारपीडो मछली को देखा, सभी प्रकार की मछली, लेकिन जिसके बारे में इंपॉर्टेंट आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछता है, तारपीडो मछली हो गई, डॉल्फिन की क्या विशेषता है हमने देख लिया, सी हॉर्स की क्या विशेषता है ये देख लिया हमने, ठीक है। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं, इसके आगे हम बढ़ते हैं तो अगला वर्ग जो आपका आता है दूसरा, वो इंग्लिश में एम्फीबिया और हिंदी में क्या? उभयचर, ठीक है। इंग्लिश में एम्फीबिया और हिंदी में क्या? उभयचर, ठीक है। तो आप लोग नोट इट डाउन करेंगे। तो जो हमारा दूसरा वर्ग है, जो हमारा दूसरा वर्ग है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उभयचर, जिसमें मेरु रज्जु पाई जाती है, उभयचर। इंग्लिश में इसे हम कहते हैं एम्फीबिया। इंग्लिश में हम इसे क्या कहते हैं बताइए? एम्फीबिया कहते हैं। एम्फीबिया। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, है ना। चलिए, तो अब ये, अब जल से कहाँ आएंगे बताइए? स्थल की ओर आएंगे, ठीक है। अब ये जल और जल से कहाँ? दोनों में रहते हैं, उनको बोलते हैं ना सर एम्फीबिया। हाँ हाँ बिल्कुल, उसी को बोलते हैं एम्फीबिया, ठीक है। तो अब धीरे धीरे अभी तक जीवन कहाँ पाया गया था बताइए? जल पाया गया था। अब जल से ये धीरे धीरे कहाँ पे बढ़ेंगे बताइए? स्थल की ओर बढ़ेंगे। तो इसीलिए इन्हें बोला गया है उभयचर, बोला गया है कि जल और स्थल के बीच, जल और स्थल के बीच जो क्षेत्र रहता है उसमें ये क्या है बताइए? आपके पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका अगर हम उदाहरण बोलेंगे तो सबसे अच्छा उदाहरण क्या है आपका? मेढक है। क्या है बताइए? मेढक है। मेढक के बाद आपका मगरमच्छ और कछुआ। टोड है, कछुआ है, ठीक है, मगर है ना, ईटीसी, ठीक है। क्लियर है? आया समझ में, है ना। तो देखिए, अब बात आती है यहाँ पे, आपने देख लिया ना, अब जल से हम कहाँ आ रहे हैं? स्थल की ओर आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर अब हम बात करें तो यहाँ से आपसे एग्जाम में जो प्रश्न बनता है, यहाँ से पीसीएस जैसे एग्जामों में, है ना, ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपकी नीट की तैयारी नहीं हो रही है, ये पीसीएस की तैयारी हो रही है। तो पीसीएस में किस लेवल तक पूछता है, क्या पूछता है, वहां तक मैं आप लोगों को क्या कर रहा हूँ बताइए? ले जा रहा हूँ, ठीक है। जी चलिए, सर। ऑटो फोकस, ऑटो फोकस में इसमें क्या प्रॉब्लम जा रही है? हाँ चलिए, ठीक है। तो अब देखिए, अब विशेष रूप से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हम बात करते हैं नर मेढक की। किसकी बात करते हैं? नर मेढक की करते हैं। तो आपने इसकी विशेषता देखी है, टर टर आवाज, इसमें टर्राने की आवाज आती है, ये टर टर करता है, ठीक है। तो ये क्यों टर्राता है? बात ये है ना। तो ये मादा को आकर्षित करने के लिए क्या करता है बताइए? मेढक जो है टर्राता है, ठीक है। मादा को आकर्षित करने के लिए आवाज निकालता है, ठीक है। तो ये कैसी आवाज निकालता है? टर। और क्यों निकालता है? सर मादा को वीडियो बहुत आकर्षित ब्लर करने आ के रहा है, लिए। पॉज हो रहा है। वही वही मैं भी देख रहा हूँ, अब ठीक सही है है ना। सर। हाँ, तो टर टर टर्राने की इसकी आदत होती है। इसी के साथ ये कैसे होते हैं बताइए? ये एक लिंगी होते हैं। ये कैसे होते हैं बताइए? एक लिंगी होते हैं ये, ठीक है ना। इसी के साथ बात करें तो इसमें जो निषेचन होता है वो कैसा होता है बताइए? आंतरिक होता है ना। ये सारी चीजें फिर आगे चल करके मैं डिटेल में आप लोगों को पढ़ाऊंगा जब बायो के चैप्टर में, ठीक है। तो इसमें निषेचन कैसा होता है बताइए? इनमें निषेचन कैसा होता है? आंतरिक होता है। अब बात आती है, जैसे मछली के हृदय में आपने देखा कि दो चेम्बर होते हैं, मछली के हृदय में आपने देखा, या मत्स्य वर्ग में दो चेम्बर होते हैं। तो इनका जो हार्ट होता है, जो हृदय होता है, तो इसमें कितने चेम्बर होंगे? तो अब तीन चेम्बर होंगे, एक बढ़ा दो, है ना। जल से स्थल की ओर जा रहे हैं, ठीक है। और तीन चेम्बर में अगर हम बात करें, इसके में तीन चेम्बर में हम बात करें तो इसमें दो आलिंद और एक निलय होता है। क्या होता है? दो आलिंद होता है और एक क्या होता है बताइए? निलय होता है। दो आलिंद होता है और एक क्या होता है? निलय होता है ना। अब बात करेंगे ये कैसे होते हैं, तो ये भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं। क्या होते हैं बताइए? कोल्ड ब्लडेड होते हैं, यानी कि हिंदी में से हम क्या कहेंगे बताइए? असमतापी होते हैं। कैसे होते हैं? असमतापी होते हैं, है ना। यानी कि ये अपने ब्लड के टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, ये अपने ब्लड के, जबकि ह्यूमन क्या कर लेते हैं, मनुष्य क्या कर लेते हैं? कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि हमारे शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो थर्मोस्टेट होता है ना।
ये ना बढ़ता है ना घटता हुआ है। हमारे अंदर हाइपोथैलेमस ग्लैंड पाई जाती है, वो क्या करती है, इसे कंट्रोल करती है। फिर जब हम आगे पढ़ेंगे मनुष्य के पूरे शरीर के बारे में तो वहां आपको डिटेल में बताएंगे, है ना। लेकिन ये लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। कौन लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं? एम्फीबिया कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, उभयचर वर्ग के प्राणी नहीं कर पाते हैं। इनमें टेम्परेचर या तो बहुत ज्यादा होता है या तो क्या होता है, बहुत कम होता है। इसीलिए इसीलिए क्या कहते हैं, जो आपका जो मेढक रहता है ना, जो मेढक रहता है, तो मेढक कौन सी अवस्था में पाया जाता है बताइए? ये मैक्सिमम सुषुप्त अवस्था में चला जाता है। कैसे चला जाता है समझो। जब ठंडी का समय होता है, जब बहुत ज्यादा ठंडी होती है, कैसे पड़ती है बताइए? जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, ठीक है, देखो, है ना। हमारे यहाँ जैसे कौन कौन सी ऋतु होती है, अगर हम देखें मुख्य रूप से अगर, है ना, तो आपकी मतलब शीत अवस्था, ठीक है, और गर्मी की अवस्था और बारिश की अवस्था, ठीक है। तो जब बहुत ज्यादा ठंडी होगी या बहुत ज्यादा गर्मी होगी तो मेढक किस में चला जाता है? सुसुप्त अवस्था में चला जाता है। लेकिन जब बारिश होती है तो ये एक्टिव हो जाता है। क्यों एक्टिव हो जाता है? क्योंकि इस समय कीट और पतंग बहुत ज्यादा हो जाते हैं हमारे, क्या है बताइए, आसपास के वातावरण में। तो उनको खाने के लिए ये क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है। लेकिन जब ठंडी बहुत ज्यादा है तो चूंकि ये कोल्ड ब्लडेड है, ठंडी बहुत ज्यादा होती है, तो ये किस अवस्था में चला जाता है? सुषुप्त अवस्था में चला जाता है, ठीक है। और जब गर्मी बहुत ज्यादा होती है तो भी ये सुषुप्त अवस्था में चला जाता है ना। जैसे आप गर्मी के समय में देखोगे तो मेढक आपको अक्सर चट्टानों के पीछे जाके बेचारा शांति से वहां बैठा रहेगा, है ना। और क्यों बैठा रहेगा? लंबे समय तक वो पत्थर के पीछे जाके बैठा रहेगा। इसलिए बैठा रहेगा ताकि उसकी जो मेटाबॉलिक क्रिया है, उसे मेटाबॉलिक क्रिया को ज्यादा ना करना पड़े, ताकि उसे उसकी जो मेटाबॉलिक क्रिया होती है, तो उस मेटाबॉलिक क्रिया को ज्यादा ना करना पड़े, ठीक है। तो ग्रीष्म काल और शीतकाल में सामान्यतः ये किस में चले जाते हैं? सुसुप्त अवस्था में चले जाते हैं। और बरसात के समय में ये खूब एक्टिव हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि खूब उस समय कीट पतंगे आ जाती हैं वातावरण में, तो उनको खाने के लिए ये क्या होते हैं? आ जाते हैं। तो जब शीतकालीन में मेढक सुसुप्त अवस्था में चला जाता है तो उसे कहते हैं हाइपरनेशन। ये आपसे एग्जाम में पूछता है, हाइपर हाइपरनेशन, ठीक है। जैसे कई लोगों की आदत होती है ना, बहुत ज्यादा हाइपर हो जाते हैं छोटी छोटी बातों में भी, है ना। तो शीत अवस्था में क्या हो जाते हैं बताइए? ये हाइपर, है ना। या ऐसे याद रख लेना, जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ने लगती है तो लोग क्या होने लगते हैं? हाइपर होने लगते हैं, ठीक है। और जब गर्मी गर्मी आती है तो फिर ये गर्मी में भी सुसुप्त अवस्था में चला जाता है। तो इस अवस्था को मेढक की कहते हैं सिस्टिनेशन, है ना। तो आप ऐसे याद रख लेना, गर्मी में आप सिस्टमेटिक नहीं हो पाते हो, ठीक है, क्योंकि बहुत गर्मी लगती है ना। जैसे गर्मी के समय में देखें तो ज्यादा पढ़ाई नहीं हो पाती है ना। क्यों? क्योंकि हमारे पढ़ाई के लिए एक आदर्श टेम्परेचर चाहिए, है ना। बहुत ज्यादा ठंड में भी पढ़ाई नहीं हो पाती है, तो बीच का टेम्परेचर जो रहता है उसमें अच्छी पढ़ाई हो पाती है, ठीक है। तो मेढक के शीत अवस्था में सुसुप्त हो जाने को हाइपरनेशन कहते हैं, और मेढक के गर्मी में सुसुप्त अवस्था में चले जाने को सिस्टिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बताइए? सिस्टिनेशन कहते हैं, ठीक है। अब तीसरा बोला जाए सरीसृप। तीसरा वर्ग आ गया अब हमारा, तीसरा वर्ग हमारा सरीसृप, ठीक है ना। इंग्लिश में से कहते हैं रेप्टीलिया, रेप्टीलिया, ठीक है। तो सरीसृप क्या होते हैं? तो रेंगने वाले जीव, रेंगने वाले जीव, यानी जितने भी जीव जो होते हैं रेंगते हैं। और रेंगना किसको कहते हैं समझो। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, जब पैदा होता है तो चलना नहीं सीखता है, क्या करता है? वो रेंगता है। कैसे रेंगता है? मतलब आप बिस्तर में उसे लेटा देते हो तो अपने शरीर के सहारे वो मतलब जो है तो आगे बढ़ता है, इसी को कहते हैं रेंगना। जैसे आप देखेंगे तो सर्प हो गया, आपका गिरगिट हो गया, है ना, ये जितने भी जीव हैं आपके, ठीक है, घड़ियाल हो गया, छिपकली हो गया, मगरगो हो गया, ये सब क्या होते हैं बताइए? आपके रेंगने वाले जीव होते हैं। रेंगना मतलब पैर, हाथ और शरीर का हिस्सा जमीन से टच होके चले। पैर भी, हाथ भी, जमीन भी। जैसे आप शेर देखते हैं तो शेर कैसे चलता है? उसके पांव के निशान बनते हैं, अपने पैर पैर के सहारे चलता है। लेकिन ये लोग कैसे चलेंगे? इनका पांव, हाथ और जो शरीर का हिस्सा है, जैसे गिरगिट को देखिए, पांव भी हो गया उसका, हाथ भी, यानी जो चार पांव होते हैं, और शरीर वो जमीन से टच होकर के चलता है, जैसे एक छोटा बच्चा चलता है, ठीक है। तो वो रेंगता है। आ रहा है समझ में? तो इसलिए इसमें जितने भी रेंगने वाले जीव, तो कौन कौन रेंगता है बता दो आप लोग मेरे को। सर्प, सांप, मगरगो,
गिरगिट। सर वो खजूर पे तो नेंग वो होता है ना, रेंगता है। हाँ हाँ, खजूर नहीं नहीं, वो नहीं रेंगता है, वो चलता है, पाँव से चलता है वो। घड़ियाल और छिपकली, ठीक है ना। तो ये सब क्या होते हैं ना, जैसे आप छिपकली को देखते हैं, ठीक है। तो छिपकली कैसे चलती है, तो मैं बता दूं, छिपकली दीवार में, जैसे आपने कई बार देखा होगा कि वो उल्टी दीवार में तक लटकी रहती है। कैसे, ग्रेविटेशनल फोर्स को चैलेंज कर रही है और नीचे नहीं गिर रही है, क्योंकि उसके जो पाँव होते हैं ना, उसके पाँव एक तो गद्दीदार होते हैं, प्लस उसके पाँव में बहुत छोटे छोटे वैक्यूम्स लगे रहते हैं। और हर बार वो दीवार में अलग अलग एंगल से उसे क्या करती है, रखती है, जिससे वो बार बार चिपकते हैं निकलते हैं, चिपकते हैं निकलते हैं। ठीक है, क्लियर है ना। तो इस प्रकार से वो छिपकली क्या होती है बताइए, चलती है। आ रहा है समझ में, ठीक है। तो अब देखिए, इसमें सभी रेंगने वाले जीव आते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये अंडे देते हैं। क्या देते हैं, ये अंडे देते हैं। देखिए अभी तक रिक्वेस्ट आ रही है लोगों की, है ना। ये क्या करते हैं बताइए, अंडे देते हैं, है ना। और इनका अंडा किसका बना होता है, CaCO3 का बना होता है। किसका बना होता है, इसके अंडे के जो खोल रहते हैं वो CaCO3 के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, CaCO3 की कैल्शियम बने होते हैं, कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। इनकी माँ इनको दूध नहीं पिलाती है, सबसे इंपॉर्टेंट, कि इनकी माँ जो है तो इनको दूध नहीं पिलाती है। ये अपना पालन पोषण स्वयं करते हैं। ये अपना पालन पोषण क्या कैसे करते हैं बताइए, स्वयं करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे ध्यान रखने वाली। इसके बाद हम देखते हैं इनमें, तो ये भी क्या होते हैं बताइए, एक लिंगी होते हैं। कैसे होते हैं, ये भी एक लिंगी होते हैं। एक लिंगी के बात देखें, तो अब जैसे सर्प की बात करें, है ना, अब जिसके बारे में एग्जाम में पूछता है, तो सर्प की जो लार ग्रंथि होती है, ठीक है, तो इसकी लार ग्रंथि के जो एंजाइम रहते हैं, ठीक है, जैसे आपकी लार बनती है, फुल्की खाने जाते हैं तो वही आपकी लार हो गई, उसमें कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। तो इसके एंजाइम भैया किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, विष में कन्वर्ट हो जाते हैं। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, विष में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर है ना। इसी के साथ आपकी जो एक गो होती है, आपने देखा था ना कि शिवाजी लोग जो गोरिल्ला युद्ध प्रणाली प्रयोग करते थे, तो वहां पे पहाड़ों में और किलों में चढ़ने के लिए गो का प्रयोग करते थे। गो को क्या कर दिया जाता है, उसमें पीछे रस्सी बांध देते हैं या उसके पेट वाले हिस्से में, और उसको फेंक देते हैं दीवार में। तो जाकर के दीवार में वो चिपक जाती है, और इतना हार्ड चिपकती है कि उसकी रस्सी को पकड़ पकड़ के मनुष्य तक चढ़ जाता है। ठीक है, तो आखिर ऐसी क्या विशेषता है, तो गो के जो नाखून रहते हैं ना, तो वो नाखून बहुत ज्यादा कैसे होते हैं बच्चों, हार्ड होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं, और प्लस मजबूत होते हैं। इतने ज्यादा हार्ड और मजबूत होते हैं कि इसकी सहायता से ये कहाँ, दीवार में चढ़ जाती है, दीवार में चढ़ जाती है और जाकर के उसको कस के क्या कर लेती है बताइए, पकड़ लेती है। आ रहा समझ में। फिर इसी के साथ जैसे छिपकली के बारे में तो मैंने बता दिया कैसे वो दीवार में चलती है ना। इसी के साथ अगर हम छिपकली की बात करें, तो एक सबसे जहरीली छिपकली होती है, एग्जाम में भी पूछा गया है, जिसके काटने से इंसान क्या है बताइए, मर जाता है। इस जहरीली छिपकली का नाम है हेलोडम। हेलोडम, इस छिपकली का नाम क्या है बताइए, हेलोडम है ना। अब देखिए, इनके मतलब जो है वो क्या कहते हैं, यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया सारी चीजें, ठीक है। फिर यहाँ पे पूछता है कि सबसे लंबा सरीसृप कौन है, सबसे लंबा सरीसृप कौन है, तो आप लिख लीजिएगा अजगर है। सबसे लंबा रेप्टाइल कौन है, ठीक है, सबसे लंबा रेप्टाइल कौन है, तो कौन है बताइए, अजगर, आप देखे ही हैं, ठीक है। अब श्वसन ये कैसे करते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, श्वसन कैसे करते हैं, तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये गिल्स और फेफड़े दोनों का इस्तेमाल करते हैं श्वसन करने के लिए। ये गिल्स और प्लस फेफड़े दोनों का क्या करते हैं बताइए, इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब इनमें जैसे पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, नर्वस तंत्र, है ना, ये सब डेवलप अवस्था में है ना, क्योंकि अब ये सारी चीजें यहाँ पे डेवलप हो गई है ना। डेवलपमेंट की स्टेज हमने देखा था ना लास्ट उस स्टेज में, ठीक है। चलिए, अब इसके आगे हम बढ़ते हैं, तो अब चौथा आता है आपका, क्या आता है बताइए, यहाँ पे पक्षी वर्ग आता है। ठीक है, चौथा यहाँ पे क्या आता है बताइए, पक्षी वर्ग आता है, या जिसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में एवेस कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, इसके हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो इनके हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, जैसे मनुष्य के में होते हैं ना, 2 आलिंद और 2 निलय।
इनका रक्त कैसा होता है? तो ये क्या होते हैं बताइए? वार्म ब्लडेड होते हैं, या इंग्लिश में हम हिंदी में इसे कहेंगे समतापी कहेंगे। ठीक है, क्लियर है ना? यानी कि ये टेम्परेचर को ऑटोमेटिक कंट्रोल कर लेंगे, हमारे जैसे रहेंगे, जैसे हम हैं। आ रहा है समझ में, है ना? इनमें उत्सर्जन तंत्र होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि इन पक्षियों में क्या होता है? उत्सर्जन तंत्र होता है ना? लेकिन ये मूत्र त्याग नहीं करते हैं। ध्यान दीजिएगा, पक्षी कभी भी टॉयलेट नहीं करता है। ये मूत्र त्याग क्या है बताइए? नहीं करते हैं। तो बात ये आती है कि पानी तो निकालते होंगे, मल, है ना? तो ये इनका जो मतलब जो है तो वेस्टेज मटेरियल रहता है, तो उसी के साथ कुछ मात्रा में पानी निकाल लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा अक्सर आपके छत में या कबूतर है ना वगैरह अगर कर देते होंगे वेस्टेज मटेरियल, तो वो शुरू शुरू में गीला रहता है, क्योंकि वो मतलब दोनों चीजें एक साथ निकाल देते हैं। ठीक है, फिर इसके साथ इसके जो फेफड़े हैं, क्या है बताइए? इनके जो फेफड़े हैं, ठीक है, तो फेफड़े इनके क्या हो जाते हैं बताइए? बहुत अच्छे डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, ये सांस फेफड़ों के माध्यम से लेते हैं। इनके फेफड़ों में क्या है बताइए? वायु कोष्ठक पाए जाते हैं। इनके फेफड़े में वायु कोष्ठक पाए जाते हैं। फेफड़ों में क्या पाया जाता है? इनके वायु कोष्ठक पाया जाता है। साथ ही इनकी जो हड्डियां रहती हैं, है ना, जिसके कारण ये उड़ पाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट देखिएगा, इनकी हड्डियां खोखली होती हैं, है ना? मतलब हड्डी का ऐसे, जैसे देखिए ऐसी रहेगी, ये ऐसी, है ना, मतलब खोखली रहेगी। इसके कारण से ये हल्की रहेगी, और इसी के कारण से इन्हें क्या है बताइए? हवा में उड़ सकेंगे। इसके कारण इन्हें हवा में उड़ने में क्या है बताइए? सहायता मिलेगी, है ना? उड़ते समय ये अग्रपात को क्या किस में कन्वर्ट कर लेते हैं बताइए? पंख में कन्वर्ट कर लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पक्षी हैं, कुछ ऐसे पक्षी हैं जो उड़ते ही नहीं हैं। अगर मैं उनसे नाम पूछूं आपका तो बताइए। तो उसमें क्या है आपका? एक पक्षी है कीवी, कीवी के बाद है एक आपका शुतुरमुर्ग। ठीक है ना? तो जो कीवी है ना, ध्यान दीजिएगा, कीवी और शुतुरमुर्ग ये दोनों में खासियत ये है कि ये अंडे देते हैं, है ना? ये क्या देते हैं बताइए? आपके अंडे देते हैं। और इसी के साथ जो सबसे बड़ा अंडा देता है, सबसे बड़ा अंडा, यानी कि मैक्सिमम साइज का अंडा किसका होता है? शुतुरमुर्ग का होता है, शुतुरमुर्ग का होता है। इसी के साथ अगर आपसे पूछे सबसे छोटा पक्षी कौन है, तो हमिंग बर्ड। सबसे छोटा पक्षी कौन है बताइए? तो वो क्या है? हमिंग बर्ड है। ठीक है, चलिए इसके बाद पांचवा और लास्ट, जहां पे आपके जीवन बनने की श्रृंखला पूरी हो जाएगी। ठीक है, जिनमें मतलब जो है तो आपका हमारे पांच आता है, पांचवा आता है, मैंने आपको बताया था, स्तनधारी। स्तनधारी कौन होते हैं? स्तनधारी, ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैमल। ठीक है, तो मैमल या स्तनधारी क्या होते हैं? जिसमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं बताइए? जिसमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, वो क्या कहते हैं? आपके मैमल कहलाते हैं। ठीक है, इस स्तन ग्रंथियों से क्या निकलता है बताइए? दूध निकलता है। इस स्तन ग्रंथियों से क्या निकलता है बताइए? दूध निकलता है। ठीक है, और ये अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। क्या पिलाते हैं? बच्चों को दूध पिलाते हैं। साथ ही इसमें श्वेत ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, श्वेत ग्रंथि पाई जाती है, और तेलीय ग्रंथि पाई जाती है। क्या क्या पाई जाती है? श्वेत ग्रंथि पाई जाती है, और तेली ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, श्वेत ग्रंथि से ये क्या करते हैं बताइए? अपने पसीने का उत्सर्जन करते हैं। क्या करते हैं? पसीने का उत्सर्जन करते हैं। और तेली ग्रंथि से क्या करते हैं बताइए? तेल का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, अब मनुष्य के पसीने के उत्सर्जन करने से ही क्या होता है? उसका टेम्परेचर कंट्रोल हो जाता है। जैसे आप देखेंगे, जब आपको बुखार आता है तो आपके शरीर का टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है, और जब आप पैरासीटामॉल खा लेते हो तो खाते ही वो क्या होता है बताइए? घटने लगता है ना, टेम्परेचर। अब इसके हम हृदय की बात करें, है ना, स्तनधारी में हम सभी लोग आते हैं, है ना, जितने ही प्रकार के आपके जीव जंतु हैं, है ना, और हम आते हैं, तो इनमें क्या होते हैं बताइए? चार कोष्ठ होते हैं। क्या होते हैं बताइए? चार कोष्ठ होते हैं। ठीक है, अब इनके आरबीसी में, है ना, देखिए माइक किसका चालू है, बंद कर लीजिए। ठीक है, माइक किसका चालू है ना? इनके आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। इनके आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है ना? लेकिन इसका अपवाद घोड़ा है। अक्सर आपसे एग्जामों में पूछ लेता है। ठीक है, इसका अपवाद क्या है बताइए? घोड़ा। घोड़ा इसका क्या है बताइए? अपवाद है ना? अब अगर हम बोले इसका जो वृषण होता है, इनमें जो वृषण होता है ना, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेस्टिन बोलते हैं। तो टेस्टिन शरीर से बाहर निकला हुआ होता है। शरीर से बाहर, है ना, शरीर से बाहर निकला हुआ होता है। ठीक है, जैसे
हम इसमें उदाहरण की बात करें तो ठीक है, सभी लोग आ गए इसमें, लेकिन इसमें अपवाद पूछा है। इसमें अपवाद हाथी होता है। कौन? हाथी। हाथी एक ऐसा मैमल है, स्तनधारी है, जिसका वृषण शरीर के कहाँ होता है बताइए? अंदर होता है। ठीक है। अब मैमल्स मुख्य रूप से इन्हें 3 प्रकार में बांटा गया है। ठीक है, जो मैमल्स हैं तो इन्हें मुख्य रूप से हम देखें तो 3 प्रकार में बांटा गया है। ठीक है, यानी कि स्तनधारी को 3 भाग में बांटा गया है। एक प्रोटोथीरिया, प्रोटोथीरिया, ठीक है, क्या बताइए? प्रोटोथीरिया, क्योंकि ब्लर आ रहा है, अब सही आएगा। प्रोटोथीरिया, प्रोटोथीरिया के बाद मेटाथीरिया, मेटाथीरिया, ठीक है, और यूथीरिया, यूथीरिया। प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया। ठीक है, तो प्रोटोथीरिया कौन होते हैं? प्रोटोथीरिया वो होते हैं जो अंडे देते हैं। क्या देते हैं बताइए? अंडे देते हैं। ठीक है, और अपना स्तनपान कराते हैं, है ना। जैसे इसका एक बहुत प्रचलित एग्जांपल है एकाडीना, ये चिड़िया जैसा दिखता है। क्या है? एकाडीना। ये कैसा दिखता है बताइए? चिड़िया जैसा दिखता है। मेटाथीरिया क्या करते हैं बताइए? तो ये क्या करते हैं? बच्चे जन्म देते हैं। ये क्या देते हैं? बच्चे जन्म देते हैं, बच्चे जन्म देते हैं। और इनका बच्चा क्या रहता है बताइए? अपरिपक्व अवस्था में रहता है। इनका बच्चा क्या रहता है बताइए? अपरिपक्व अवस्था में रहता है। तो उसे जब तक वो परिपक्व नहीं हो जाता है तो वो मादा अपने साथ रखती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? कंगारू। जैसे आप कंगारू देखते हैं तो कंगारू जब बच्चा देता है तो उसका बच्चा जब तक परिपक्व नहीं हो जाता है तो अपने साथ उसे थैली में लिए रहती है, और फिर जब परिपक्व हो जाता है तो उसके बाद वो थैली में से क्या है बताइए? निकालती है। और यूथीरिया कौन होते हैं? यूथीरिया वो होते हैं जो परिपक्व बच्चों को जन्म देते हैं। किसको जन्म देते हैं? परिपक्व बच्चों को जन्म देते हैं, है ना। यहाँ बच्चा जन्म देंगे तो वो शुरू में कैसा रहेगा? अपरिपक्व, और उसको डेवलप कहाँ करेगा? कंगारू जैसे अपनी थैली में करेगा, है ना। ये परिपक्व बच्चों को जन्म देते हैं, है ना। तो इसमें जैसे आपके हो गए क्या? गाय हो गया, ठीक है, हाथी हो गया, आप लोग हो गए, मनुष्य हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा कि इसका जो 5वां वर्ग है, ठीक है, और इसमें सभी प्रकार के तंत्र अब डेवलप हो जाते हैं। अब बन गए आप, यानी कि मनुष्य, यानी इसमें सभी प्रकार के तंत्र क्या है? सभी तंत्र डेवलप, है ना। आपका हृदय हो गया, उत्सर्जन तंत्र हो गया, है ना, मस्तिष्क हो गया, एवरीथिंग इज अब यहाँ पे पूरा 100% डेवलप हो गया। तो फिर से देखो, मैमल्स 3 प्रकार के मुख्यतः बांटे गए हैं, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया, है ना। सब में थीरिया थीरिया लगा है, प्रोटो मेटा यू, प्रोटो मेटा यू। तो जो प्रोटो है तो प्रोटोथीरिया में ये अंडे देते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है एकाडीना। अंडे के बाद बच्चे देंगे, लेकिन बच्चे अपरिपक्व रहेंगे। जब तक परिपक्व नहीं हो जाएगा कंगारू अपनी थैली में रखेगा, फिर बाहर निकाल देगा। यूथीरिया में क्या है बताइए? परिपक्व बच्चों का जन्म होगा। परिपक्व बच्चों में हम बात करें तो जैसे आपके गाय हो गया, हाथी हो गया, मनुष्य हो गया। ठीक है, तो ये आपकी पूरी कंप्लीट हुई क्लास जंतु जगत का वर्गीकरण। ठीक है, तो